हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छे तो होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे संबंध का समाकलन रूप ना, जो कि आपको आया था वैल्यू क्या, वी ए माइनस वी बी बराबर ई एक्स ई डॉट डी आर ए से बी ना। ये अपर लिमिट थी, ये लोअर लिमिट था, ठीक है। इसके बाद हम लोग को अब पढ़ना है संबंध का अवकलन रूप। इसमें सदिश रूप में था, लिखे थे इतना बड़ा सा फार्मूला आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इसमें को देख लेते हैं दोनों को, फिर बारी बारी से क्वेश्चन एक को देख लेंगे ना। तो ये देखते हैं संबंध का अवकलन रूप कैसे होगा ना। इसमें आपको देखिए क्या होगा, सेम वही कंडीशन होगी ना। तो संबंध का समाकलन रूप आपको क्या बताया था, कब प्रयोग किया जाएगा, जब आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा हो तथा विभव का मान पूछा हो ना। विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, विभवांतर या विभव पूछा, तो आपको संबंध का समाकलन रूप प्रयोग किया जाएगा ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे अवकलन रूप का प्रयोग किया जाएगा, जब आपको विभव दे रखा हो और विद्युत क्षेत्र पूछा हो ना। यानी कि ई पूछा हो और वी दिया हो, ठीक। तब तो देखते हैं, आइए ना। तो डायरेक्ट फार्मूला हम लिखेंगे, इस पर क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा ना। तो आपको मान लीजिए दे रखा है कोई विद्युत क्षेत्र, दो बिंदु इसमें दिया है ए और बी ना। वही कहानी एक्स ए वाई ए जेड ए, यहाँ पर आपका एक्स बी वाई बी और जेड बी, ठीक। अब आपको इसको ए और बी के बीच विभव दिया है ना, आपसे पूछा है। तो इसके लिए आपको E इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपान डेल आर या डेल वी अपान डेल एक्स, ये आपका फार्मूला रहेगा ना। क्या है, डेल बता रहे हैं, मतलब वी मतलब विभव है, विभव, या आपको विभवांतर बोल करके भी दे सकता है ना। और ई फार आपको पता ही है, विद्युत क्षेत्र, क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक दोस्तों ना। तो अब इसमें डेल, डेल का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इसको फार्मूले को आप लोग नोट कर लेंगे ना। तो डेल का मतलब देख लेते हैं, डेल अपान डेल एक्स ना। आपको ये तो जानते ही होंगे, डी वाई अपान डी एक्स ना। डी वाई अपान डी एक्स का मतलब होता है अवकलन ना। ये इस तरीके डी बटे डी एक्स बताता है अवकलन, वाई बताता है किसका अवकलन ना। मतलब ये, इसको हम क्या कहेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसी प्रकार यहाँ दिया है ना, इसमें अब आपका होगा क्या, यहाँ पे देखिए क्या रखा है, ई बराबर माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष वी फार विभव का अवकलन ना। इसी प्रकार आपका वाई अक्ष जब दिया रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल वी अपान डेल वाई। जेड अक्ष का रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डेल वी अपान डेल जेड। तो देखते हैं कैसे होगा ना। यानी कि तीनों अक्ष का बारी बारी से ऐसे दिया रहेगा आपको। ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपान डेल एक्स आई कैप, ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपान डेल वाई जे कैप, और ई जेड बराबर माइनस डेल वी अपान डेल जेड के कैप, ठीक। आपको ई नेट जब आपको निकालेंगे तो सभी का जोड़ ना, यानी कि ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड सबको जोड़ देंगे तो आपका उस बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ना। अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे कैसे आप, जब यह माइनस चिन्ह, इसमें आपको क्या बताएगा, यह निगेटिव चिन्ह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक। क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है निगेटिव चिन्ह ना। अब आपको इसको कैसे लिख चलना है, माइनस डेल अपान डेल एक्स ना, डेल वी अपान डेल एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन ना, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन ना। इसी प्रकार डेल वी अपान डेल वाई मतलब वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इसी प्रकार डेल वी अपान डेल जेड आ जाएगा,
जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक। ये आंशिक नहीं लिखा है, आंशिक लिखा है, ऊपर बिंदु है ना। तो आंशिक अवकलन का मतलब क्या हुआ? आंशिक अवकलन मतलब कि जब भी आप अवकलन यहाँ पर इस तरीके से करने लगेंगे तो केवल किसका करेंगे? जब नीचे डेल अपान डेल एक्स रहेगा तो केवल एक्स का अवकलन करेंगे, बाकी सभी को आप अचर मान करके चलेंगे ना। वाई और जेड बाकी सभी, मतलब क्योंकि जो संख्या दिया रहेगा तो हमेशा अचर रहेगा, जो वाई और जेड रहेगा हमेशा अचर रहेगा ना। जब वाई के सापेक्ष डेल वी अपान डेल वाई आ जाएगा तो एक्स और जेड अचर हो जाएगा, केवल वाई के सापेक्ष अवकलन होगा। उसके बाद आपका जब आप डेल वी अपान डेल जेड लेंगे तब यहाँ पर केवल जेड के सापेक्ष अवकलन होगा, बाकी वाई और एक्स जो होगा वह क्या होगा? अचर होगा ना। जिसको आप अच्छे से समझ के रखें, क्योंकि आंशिक अवकलन के आधार पर आप विद्युत क्षेत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक लाइन में, 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट करें। उसके बाद हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस आंशिक अवकलन का यूज कैसे किया जाएगा, ठीक। नोट करें इसको। हाँ तो दोस्तों, उस पर क्वेश्चन दे रखा आपको, एक बिंदु का विभव है v इक्वल टू 4x² प्लस 3xy प्लस z² ना का है, तो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें ना। बिंदु आपको ये दे रखा है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग के पास तीनों अक्ष का अलग अलग, एक्स अक्ष का अलग, वाई अक्ष का अलग और जेड अक्ष का अलग आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, ई एक्स बराबर ना, अच्छा एक मिनट, वैल्यू आपको क्या दे रखा है? v बराबर 4x² प्लस 3xy प्लस z², ठीक ना। आपको बिंदु दिया है, बिंदु कुमारी है एक ना, ये इस तरीके से। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तो एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या होता है? माइनस डेल वी अपान डेल एक्स इंटू आई क्या ना। तो आइए रखते हैं, माइनस डेल अपान डेल एक्स, वी के स्थान पे पूरी वैल्यू रख दीजिए, 4x² प्लस 3xy प्लस z² इंटू आई क्यूब। हाँ अब दोस्तों यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा कुछ हो सकता है आपको कम समझ में आए, क्योंकि अगर आपको अवकलन अच्छे से आता है, समाकलन अच्छे से आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा समझ के रखें। उसके बाद जैसे ही हम बेसिक मैथ है चैप्टर पढ़ लेंगे, उसमें आपका ये सारा क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें हम 12th में इसको इसलिए नहीं पढ़ाए, ये आपकी 11th का टॉपिक है, तो फिर भी हम इस बेसिक मैथ को, यूनिट वगैरह जो भी हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं, जल्दी से ही जल्द कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये देखते हैं इसको कैसे अवकलन कैसे किया जाएगा। हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये x है ना, तो आपको भी लिख के दिखाया था, जब भी डेल अपान डेल एक्स दिया हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन। जब भी आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा क्या? x के सापेक्ष अवकलन में जो x होगा केवल उसी के अवकलन करेंगे, जहां y आएगा z आएगा वह अचर हो जाएगा ना। अब अवकलन में आपको एक चीज पता होना चाहिए, अवकलन जब भी हम करते हैं, जैसे d/dx ऑफ x घात n, तो x घात n का अवकलन आता है n x की पावर n-1, ठीक। अब इस प्रकार अगर इसके साथ कोई अचर संख्या आ जाती थी, d, ये आपका फार्मूला हुआ ना, अगर इसके साथ कोई अचर संख्या आ जाती थी, d/dx a की पावर a इंटू एक्स की पावर n dx ना, a अचर संख्या होगी, गिनती है। इसको आप जब भी अचर है, अचर आप साइड बाहर ले लीजिए। अब क्या बन जाएगा? a इंटू d/dx ऑफ x की पावर n, देखिए फिर सही बना कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? a इंटू एन एक्स की पावर n-1। इसी प्रकार इसमें करना रहेगा। जब आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 4x के साथ अलग बाहर ले लेंगे, x² का करेंगे। जब आप इसका अवकलन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y बाहर हो जाएगा, x का होगा। तो यहाँ देखिए केवल z², z कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा होता है 0। d/dx ऑफ a अचर, अचर मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए, इसका अवकलन हमेशा होगा 0। तो आइए दोस्तों इसका हम अवकलन जल्दी से कर ले जाते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आया था? ई एक्स बराबर माइनस डेल अपान डेल एक्स 4x² प्लस 3xy प्लस z² ना। तो आइए अवकलन करते हैं जल्दी से। ई एक्स बराबर माइनस, अब माइनस साइड में रखिए ना, देखिए 4 बाहर ले लीजिए,
डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3y आपका बाहर आ जाएगा, डेल अपान डेल एक्स इंटू एक्स, ठीक ना। उसके बाद आपका क्या होगा, प्लस आपका डेल अपान डेल एक्स इंटू जेड स्क्वायर ना। तो देखिए क्या आ जाएगा अवकलन इस प्रकार से, इंटू में आई कैप लिखना ना भूलें ना। तो देखिए आपका ये माइनस बाहर है 4 ना, इंटू में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आपका सूत्र बता दिए हैं ना, प्लस 3y ये x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस ये z का अवकलन 0 इंटू आई कैप, यानी कि आपका ई एक्स बराबर आ गया माइनस 4 दूना 8x प्लस 3y, ठीक। ये आपका x अक्ष का विद्युत क्षेत्र। ये एक बार देख लें जल्दी से, एक्स स्क्वायर का अवकलन आया कैसे आपके पास, तो इसका देखते हैं कैसे होगा। ये फार्मूला आपका लिखा था डी बीटा डी एक्स एक्स पावर एन का एन एक्स पावर एन माइनस 1 ना। तो देखिए इसका करेंगे तो एन की वैल्यू 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 पहले लिखे इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाए कितना 1, बहुत अच्छा 2x, ठीक ना। इसी प्रकार एक्स के पावर 1 का अवकलन कैसे आया होगा, डी बटे डी एक्स यक्स ना, यक्स कहें चाहे एक्स पावर 1 कहें ना, तो क्या आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस, यानी कि 1 इंटू एक्स पावर 0। किसी भी संख्या के घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, बहुत बढ़िया 1 आ गया, ठीक। इसलिए इस तरीके से यहाँ पे अवकलन आया, अचर का 0 होता है आपको पता ही है ना, ये आया ना। आइए इस प्रकार जैसे हम x का निकालें सेम इसी प्रकार अब हम y का अवकलन डायरेक्ट लिखेंगे, z का अवकलन डायरेक्ट लिखेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए मित्रों, जब y का करना होगा तो यहीं पे ये ई वाई वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पे y है तो j कैप, ठीक। आइए अब जल्दी से फिर से करते हैं, ई वाई माइनस बाहर ले रखे हैं और इसके बाद ये कांस्टेंट है, तो आपका क्या आ जाएगा डेल अपान डेल वाई इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3x, देखिए अब 3x कांस्टेंट हो जाए, 3x बाहर लें, डेल अपान डेल वाई इंटू वाई ना, प्लस डेल अपान डेल वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर, ये जे कैप आपका, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा आपका ये इस तरीके से है, डेल वाई अपान डेल जेड स्क्वायर ना। तो देखिए कैसे आएगा, ई वाई वेक्टर बराबर आपका माइनस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे केवल मिलेगा प्लस 3x, ये भी दोस्तों 0 होगा, ये जेड स्क्वायर अचर होगा, ये y होगा, तो y के सापेक्ष अचर संख्या का अवकलन 0 इंटू की केवल क्या बचेगा j के। तो फाइनली आ गया ई वाई बराबर आपके पास माइनस 3x j के, ठीक, ये आ गया। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, जेड अक्ष वाले का अवकलन करेंगे ना। जेड अक्ष वाले का अवकलन जल्दी से करते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक, इसको छापें जल्दी छापें ना। तो देखिए जेड वाले की करेंगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा ई जेड हो जाएगा, ठीक, ई जेड ना। अब यहाँ पे जब जेड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों जल्दी से ना, केवल अब हम डायरेक्ट इसमें एकदम डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखें ये अचर, ये भी अचर, इसमें भी जेड नहीं, केवल किसका अवकलन मिलेगा इसका, जल्दी से ई जेड बराबर माइनस डेल अपान डेल जेड इंटू 4x स्क्वायर प्लस डेल अपान डेल जेड इंटू 3xy प्लस डेल अपान डेल जेड इंटू जेड स्क्वायर के कर ना। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर का अवकलन 2z, तो माइनस 2z के कर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अब तीनों पे वेक्टर जरूर लगा लीजिएगा, किसी पे अगर ना हो तो उसको लगा लीजिएगा क्योंकि हम सदिश रूप पढ़ रहे हैं। तो ई एक्स वेक्टर, ई वाई वेक्टर, ई जेड वेक्टर, तो ई नेट बराबर दोस्तों क्या आ गया है, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर ना। तो आइए देखते हैं ई एक्स वेक्टर का मान आपको जल्दी से देखते हैं क्या आ रहा होगा, हम सब लिख लेते हैं ई नेट ना। तो ई एक्स का 4 दूनी 8 माइनस में 8 एक्स प्लस 3 वाई आई कैप, ठीक। इसी प्रकार प्लस इसका क्या आ रहा होगा, माइनस में ई वाई का क्या आ रहा होगा, ये तो 0 हो गया था, केवल ये बचा था ना, तो क्या आएगा 3x जे कैप। इसी प्रकार जेड का आपके सामने लिखा ही है, माइनस में 2z के कैप, ठीक। तो आपका ई नेट बराबर माइनस 8x प्लस 3y ये आपका इस तरीके से आ गया, ठीक दोस्तों। बस एक लाइन और आपका क्वेश्चन में बचा, ये आपका सदिश रूप में इस तरीके से आ गया, लेकिन क्या कहा था, बिंदु
कितना बिंदु था, एक 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 बिंदु, एक कम एक कम एक पर विद्युत क्षेत्र पूछा था ना, तो जल्दी से उस बिंदु को रख दें, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ना। आइए तो हम देखते हैं। अतः आपका ये फाइनल लाइन है, यहाँ लिखें इसको ऊपर, ई नेट बराबर -8x + 3y आई कैप -3x जे कैप -2z के कैप ना। तो अतः बिंदु 1 1 1 पर ना, तो क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर ना, एक ये x होता है, ये y होता है, ये z सबको पता होगा, तो रखते हैं ना। तो -8 × 1 + 3 × 1 आई कैप -3 × x है, तो x का मान 1 × j कैप, फिर -2 × z का मान भी 1 है × k कैप। तो क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए, ई नेट बराबर 8 3 11 -11 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। ये आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तीनों माइनस से बाहर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 11 आई कैप + 3 जे कैप + 2 के कैप। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक मित्रों, ये ना। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है, ये तो आपके क्या कैसा आंसर आया, सदिश रूप में, यानी कि क्वेश्चन में जब इतना कह रखे कि कह दे किसी बिंदु का विभव इतना है ना, तो इस बिंदु पर आप विभव का मान ज्ञात करें ना, इस बिंदु पर आप विभव का मान ज्ञात करें। ठीक, तो सॉरी, विद्युत क्षेत्र का मान इस बिंदु पर, केवल विद्युत क्षेत्र कह दे, आप सदिश रूप में निकाल करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह इतना कह दे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें ना, तो जब भी परिमाण शब्द का प्रयोग कर देगा तो इसका परिमाण, किसी सदिश का परिमाण पूछ ले तो परिमाण कैसे निकालते हैं, इसमें क्या आ जाएगा ना, परिमाण। तो परिमाण के लिए क्या करेंगे, ई नेट वेक्टर का मापांक ऐसे लग जाएगा, √ में 11 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक, तो आइए देखते हैं, √ में 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, इसका 3 का 9, इसका 4, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ना, 121 और 9 130, 4 √ में 134। अब आपको इसको वर्गमूल निकालना आता है तो निकाल लीजिए, हो गया ना। अब देखें यहाँ पे एक कमी और आपका हो सकता था, अब यहाँ पे पूरे के आगे माइनस, या सबके सामने माइनस लगा है, तो आपको पता ही ये हुआ है वर्ग हुआ है, आप -11 रख देंगे, इसको है ये -3 है ना, तब भी तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक, तो वर्ग इससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परिमाण, इसको हम ऐसा किए का है परिमाण में, इसलिए ऐसा किए क्योंकि अगर कोई ए वेक्टर दिया होता था, ax आई कैप + ay जे कैप + az के कैप, तो इसका परिमाण ऐसे निकाला जाता था, ये भी वेक्टर चैप्टर का है। तो परिमाण का आ जाएगा √ में ax का स्क्वायर + ay का स्क्वायर + az का स्क्वायर। इस तरीके से परिमाण निकालते हैं, यही काम के। इसको इसके आगे अगर √ निकलता रहे तो निकाल देंगे, तो इसी में छोड़ देंगे ना। कभी कभी इसी क्वेश्चन में सस्पेंस है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, उसमें आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, हमें सदिश रूप में ज्ञात करना है कि परिमाण ज्ञात करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन देख लीजिए। अगर सदिश रूप में दे रखा है तो यहीं से निकाल के छोड़ना है, अगर उसका कोई अंक मान दिया, वैल्यू दिया, मतलब परिमाण निकालना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आप समझ करके निकाल लेंगे। यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, इसके आगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, आपका अगला हेडिंग है इसमें समविभव तल। क्या, समविभव तल ना। हाँ, अगला है समविभव तल ना। तो देखते हैं समविभव तल क्या होगा दोस्तों ना। तो समविभव तल का मतलब, इसको आप तो नाम से परिभाषा समझ रहे हैं ना। देखिए, सम माने समान, बराबर, विभव तो विभव पढ़े हैं, तल मतलब तल, प्लेन सतह ना, पृष्ठ कुछ भी हुआ ना। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसा पृष्ठ या ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो ना। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, इसको क्या कहेंगे, समविभव तल। अब ये है,
इस पर कोई आवेश Q है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, V होगा, यानी कि समान होगा। इसी को कहेंगे समविभव तल। समविभव तल की परिभाषा आवश्यकता ध्यान रखें, ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसी को समविभव तल कहेंगे। तो उसके बाद एक पॉइंट इसमें ये कि किसी समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि W इक्वल्स टू होता है Q इंटू डेल्टा V ना। अब W इक्वल्स टू Q इंटू वी ए माइनस वी बी। तो देखें ए बिंदु और बी बिंदु, यहाँ से ए जाएंगे तो Q V माइनस वी क्या हो जाएगा 0। तो W इक्वल्स टू Q इंटू 0, यानी कि आपका कार्य क्या हो जाएगा 0। अर्थात इसको याद रखें कि किसी समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। यह हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट ना। तो दोस्तों आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का एक पार्ट पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि क्या होगा वो उसको कहेंगे हम गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, जिसमें आपका ये 3-4 लेक्चर और लगेंगे। इसके आगे हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।